पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में हमारे 8,738 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर नक्सलियों ने 15,000 से ज्यादा जवानों की हत्या की है। तो रिसेंटली अमित शाह जी ने बोला मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। ये बताइए कि नक्सलाइट होते क्या हैं? वो अलग से आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये नक्सलाइट है, ये नक्सलाइट है। वहाँ पे उनका जन चौपाल लगता है जिसमें सरेआम लोगों को की हत्या की जाती है। तो जिस चीज़ें से बेचारे गांव के आदिवासी लोग भी डर जाते हैं और उनका साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं और जिस किसी को भी ये बोलते हैं तो उनका फर्स्ट परसेप्शन आता है कि पूरा स्टेट में नक्सलिज्म फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो बहुत सीधे से, मतलब जो नेटिव छत्तीसगढ़ के हैं, यही रहने वाले हैं, वो बहुत सीधे हैं। यूपीएससी का बहुत फेमस हनीमून पीरियड होता है लवासना का। सीजीपीएससी का कौन सा है हनीमून पीरियड? निमोरा का ये खासियत है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होती है और वो थोड़ी सी लग्जरियस ट्रेनिंग है। और पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग थोड़ी सी लेबोरियस ट्रेनिंग है, क्योंकि वहाँ पे आपको सुबह 5:30 बजे से उठा के जो 5 किलोमीटर रनिंग कराते हैं रोज, तो उसको हनीमून तो नहीं बोल सकते। व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ 16 लाख रुपए का हुआ था, उसमें 3.25 लाख रुपए उनका पैसा होल्ड हो गया था। मैं उनको फोन किया, मैं उनको बताया कि आपका इतना रुपए वापस मिल जाएगा करके, तो वो मुझे ही साइबर फ्रॉड समझ के मेरा फोन काट दिया और मेरे को ब्लॉक कर दिया। ठीक Oh my God. तो क्या पुलिस में हो, आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी कि एक जिम्मेदार नागरिक इन चीजों को फॉलो करे जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को भी हेल्प? तो अभी ये नक्सलाइट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? अब लोग ईमेल पे कम्युनिकेट नहीं करते, व्हाट्सएप पे करते हैं, कॉल पे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। फ्रॉड उधर भी हो रहा है और इनफैक्ट बढ़ गया है। इतना तेजी से साइबर क्राइम हो रहा है कि उसका सिर्फ एक ही रोकथाम है जो हम लोग देखते हैं कि इस एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर विवेक सिंह राठौर, जो अभी छत्तीसगढ़ पुलिस में एज अ प्रोबेशनरी डीएसपी सर्व कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ कॉलेज प्रोफेसर की, फिर सीजीपीएससी क्लियर करके पब्लिक सर्विस ज्वाइन कर ली। आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नक्सलिज्म और नक्सल अफेक्टेड एरियाज में ड्यूटी करने के उनके एक्सपीरियंस को, साइबर क्राइम और पुलिस साइबर क्राइम्स को किस तरह हैंडल करती है उसके बारे में, और डीएसपी ट्रेनिंग में एग्जैक्टली होता क्या है हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको स्पॉटिफाई पर मिल जाएगा। और ऐसे ही गेस्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो सर, वेलकम टू एक्सपर्ट कॉन्वर्सेशन। हेलो अंकित, हेलो भावेश, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, आपके पास ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब थी, जो एक टीचर की जॉब थी, प्रोफेसर की जॉब थी। और जब हम कोई गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो प्रोफेसर की जॉब एक ऐसी जॉब रहती है जो लोगों को लगती है कि बहुत अच्छी है। एटलीस्ट बाहर से तो लगती है कि एक प्रोफेसर है, 7-8 घंटे का काम है, 4 बजे घर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लोड नहीं है और सैलरी बहुत अच्छी है। तो जब आपके पास ऑलरेडी एक कंफर्टेबल सिचुएशन थी, आप एक कंफर्टेबल जॉब में थे, तो फिर आपने क्यों ऐसा सोचा कि आप खुद को अनकंफर्टेबल करो, सिविल सर्विसेज की पूरी इतनी सारी तैयारी करो, एंड फिर उसके बाद आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, इतने सारे स्टेप्स कंप्लीट करके फिर एक ऐसी जॉब रोल में जाओ जहां पर वर्कलोड बहुत हैवी है? एक्चुअली सिविल सर्विस थोड़ा डायनेमिक जॉब है। मतलब यहाँ पे आने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं। बीइंग अ टीचर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर था, 4 साल लगभग वहां पे मैं पढ़ाया था। बहुत अच्छा टाइम बीता वहां पे, बच्चों को पढ़ाता था। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं देश की प्रगति में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना या सिर्फ अपना काम करना एक अलग चीज है, लेकिन अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो ऐसा लगता था कि मैं अगर मैं अपना बेस्ट देता था तो मान लीजिए मैं 30 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो 30 बच्चे अगर उनमें से 15 बच्चे भी या 10 बच्चे भी अगर कुछ अच्छा कर जाते हैं तो वो देश के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। मतलब ओवरऑल एक फील गुड फैक्टर आ जाता था मन में कि मैंने कुछ किया करके, वो अच्छा था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर मैं सिविल सर्विस की तरफ देखूं तो इसमें मेरी जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बढ़ चुका है। मतलब अगर मैं अच्छा करना भी चाहूं तो मेरे पास
जो ऑडियंस है या फिर मेरे पास जो बेनिफिशरीज हैं वो बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारे लोगों के लिए और अच्छा कर सकता हूँ अगर मैं अपना बेस्ट यहाँ पे भी दिया तो एक थोड़ा सा मतलब एरिया ब्रॉड करने के लिए मैं इस तरफ स्विच हुआ। और हम आपसे पढ़े हैं, हमें पता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं जब आप पढ़ाते हैं तो वो बात है सर कि जब आप पढ़ाते हैं तो जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उस पे आप अपना पूरा 100% देते हैं एंड वो एक्चुअली में निकल के भी आता है। तो अभी आप जिस रोल पे हैं और पिछला भी रोल आपका गवर्नमेंट का ही था, तो आप एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग में गए हैं। तो आपको कुछ सिमिलरिटी दिखी पिछले गवर्नमेंट जॉब में? आपका कुछ ऐसा पॉइंट था जो इस गवर्नमेंट जॉब में भी है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में एक चीजें रहती हैं वो है पेपर वर्क। पेपर वर्क बहुत ज्यादा रहता है, मतलब कोई भी चीज को आपको अगर इम्प्लीमेंट करना है, जैसे अगर आपके मन में कुछ चीज आ रहा है और आपको धरातल में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन देखना है उसका, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा पेपर वर्क रहता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। तो ये चीजें मैंने पहले भी अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में देखी और अभी भी गवर्नमेंट में ही हूँ, तो अभी भी वो चीजें फेस होती हैं। कोई भी चीज जाता है तो पहले नोट शीट होता है, फिर नोट शीट एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते जाते अप्रूवल होते होते फिर वापस आता है, उसके बाद फिर उसका ऑर्डर होता है। तो वो सब में थोड़ा सा जो पेपर वर्क है, जो ब्यूरोक्रेसी है, रेट टेपिज्म है, वो सब चीजें थोड़ी गवर्नमेंट की मतलब कॉन्स में आ जाती हैं। तो ये मैंने वहां भी फेस किया था और यहाँ भी ऐसा लगता है कि है। तो प्रोसेस स्लो हो जाता है, कुछ एक छोटी सी चीज के लिए भी बहुत बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हाँ। वो हमने भी देखा है जब हम कॉलेज में एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे और हमें अगर एक झाड़ू भी लेनी है कॉलेज से, तो उसके लिए भी हमें एक लेटर लिखना पड़ता था, 3 जगह साइन कराना पड़ता हाँ, था, फिर उसके बाद हम सबमिट करते थे, फिर उसके बाद हमको झाड़ू मिलती हर थी। किसी के पास एक रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो आ, उसको आगे भी भेजना होता है चीजें, तो वो फाइल दर फाइल जाती है, मतलब वो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली ये है कि प्रोसेस ऑफ दिस सिस्टम है। तो एक और चीज मैंने ये नोटिस की, मतलब ये ऐसा फील हुआ जैसे पहले भी था अभी था कि गवर्नमेंट में एक्चुअली जो मतलब बेस्ट करना चाहें तो वो मतलब बहुत इंसान आपको दिखेंगे नहीं। जैसे प्राइवेट कंपनीज में आपको हर कोई बेस्ट करता हुआ दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो उन सबको इंडिविजुअल ग्रोथ की चिंता रहती है। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब एक लेवल पे गवर्नमेंट में ये चीजें आपको कम दिखती हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक सिक्योर्ड जॉब है। उस फैक्टर के वजह से कोई मतलब बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो आप अपना 100% या उससे ज्यादा देंगे। मतलब एफिशिएंसी बोल सकते हैं कि वो कम है। और ह्यूमन रिसोर्स तो वो तो मतलब जग जाहिर है कि अभी रिक्रूटमेंट्स उतने ज्यादा होते नहीं हैं। मतलब जैसे हमारे कॉलेज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी टीचरों की पोस्ट थी उतनी टीचर रिक्रूटमेंट होता नहीं था। तो सर इसका जो आपने एक पॉइंट बोला कि 100% नहीं देते हैं, इसका कारण ये भी है कि अगर वो 100% देंगे भी तो उनको क्या मिले? क्योंकि एक प्रमोशन तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही मिलता है कि 5 साल आपको रहना ही पड़ेगा सिस्टम में, उसके बाद आपकी पोजीशन चेंज होगी। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि ये कारण है कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। मतलब जैसे प्राइवेट कंपनीज को कंपेयर करें तो आप अपना 100% 200% देंगे तो आपको 30 से 40% ग्रोथ होता है। और अगर गवर्नमेंट में देखेंगे तो आप चाहे कितना भी कर लें, आपको हर साल फिक्स है कि 3% ग्रोथ होगा तो वो 3% ही होगा। और ये है कि ओटी वगैरह मिलता है ओवर टाइम। मतलब जैसे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ और किसी का नाम हुआ तो उसको मतलब कम समय में प्रमोशन मिल जाता है, ये भी होता है। लेकिन कम लोगों को होता है। तो अ, ये एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए गवर्नमेंट में, ये मेरे हिसाब से इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और हालांकि ग्रेडिंग फैक्टर भी रहता है लेकिन उसका प्रमोशंस में उतना ज्यादा रोल नहीं रहता है। अच्छा, तो मेरा एक सवाल था कि आपको पेपर वर्क बहुत ज्यादा पसंद है कि आपने एक ऐसे रोल में जिसमें कम पेपर वर्क हो रहा था, एक ऐसे रोल की तरफ शिफ्ट किया जहां पे पेपर वर्क का बहुत ज्यादा बढ़ गया? मतलब अभी तो खैर मैं प्रोबेशनल पीरियड में हूँ, फिर 5 महीने 6 महीने बाद मेरी पोस्टिंग होगी, तो कम से कम मतलब मिनिमम ऐसा रहेगा कि एक पूरा रेंज संभालने का मौका मिलेगा। जैसे कि जिसमें 6 से 7 जिले हैं, तो अब 6 से 7 जिले और हर जिले में
हमारा पूरा एक यूनिट जिसमें लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिसिंग में आप देखेंगे तो पुलिसिंग का बोल सकते हैं कि आंख और कान होता है हमारा कम्युनिकेशन, जो जिस एरिया में मैं हूँ अभी यहाँ पोस्टेड। तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा होगा तो पुलिसिंग भी अच्छी होगी। बट वही मैंने पहले कहा कि थोड़ा जो एरिया ऑफ बेनिफिशियरी है वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो सर, आपकी प्रोबेशन पीरियड में जो मतलब ये ट्रेनिंग पीरियड है बेसिकली, राइट? अब इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको कुछ ऐसा टाइम भी रहता है जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करना है? क्योंकि आपने जैसे बोला कि कम्युनिकेशन एक कान और आंख है। हाँ, मतलब मेरा मेरा कम्युनिकेशन कहने का मतलब है टेली कम्युनिकेशन, जो जैसे पुलिसिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए, अगर जिले के एसपी हैं, उनको अगर कोई भी पॉइंट देना है, कोई भी बात बतानी है जो हर थाने तक पहुंच जाए, हर टीआई या फिर हर इंस्पेक्टर तक बात रहे, या कोई मान लीजिए कोई वीआईपी ड्यूटी के लिए मान लीजिए यूएचएम या कोई भी गेस्ट आए हुए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं और वहां पे काफी कुछ है या मेला लगा है, कुछ भी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है। अब उसमें ऐसा है कि आप हर किसी को फोन करके आप बोल नहीं सकते कि ये करो वो करो करके। तो वो सारी चीजें वायरलेस हम लोग अपने एक फ्रीक्वेंसी में सर्कुलेट करते हैं, हम बोलते हैं, और वो सारे लोग जो उस लॉ एंड ऑर्डर में है या उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में है तो वो सुनते हैं। तो उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो या पुलिसिंग है वो आसान हो जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव में टेलीकम्युनिकेशन रोल प्ले करता है पुलिसिंग में। जैसे आंख और कान है कि अपन किसी को देख सकते हैं या किसी को सुन सकते हैं, तभी हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे ही सेम चीज है कि पुलिस जब तक उसको सुनेगी ना, या अगर मान लीजिए कहीं पे कुछ कोई गाड़ी कोई फरार होके भागी है, तो आप यहाँ से तुरंत वायरलेस में बोलोगे अगले उस पे चेक पोस्ट पे कि आप इसको रोकें, या उसके और अगले या सब जगह नाकाबंदी करना है, तो ये अपन टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो सर, अभी आपने सीजीपीएससी निकाला, अब उसके बाद आपने डीएसपी की रोल ज्वाइन की। तो क्या आप बताएंगे कि क्या होता है डीएसपी? देखिए, पहले तो सीजीपीएससी एक्चुअली छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत सारी पोस्ट निकालती है अलग अलग। तो उसमें जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो प्रॉपर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, अकाउंट ऑफिसर और अलग अलग नायब तहसीलदार से लेके बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिसके फॉर्म निकलते हैं। मेरा जिसमें सिलेक्शन हुआ वो छत्तीसगढ़ पीएससी ने टेक्निकल विंग के लिए निकाला। जैसे पुलिस में ही बहुत सारे विंग होते हैं, जिसमें एक होता है जो डीएफ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोर्स, जिसको जिला बल बोलते हैं। एक सीएएफ होता है जिसको छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स बोलते हैं। और पुलिस के ही अंदर में टेक्निकल विंग होता है जिसमें डायल 112 होता है, सीसीटीएनएस होता है, और हमारा टेलीकम्युनिकेशन होता है, साइबर होता है। ये सब टेक्निकल विंग है। तो इसकी डीएसपी की एक सिंगल पोस्ट निकली थी सीजीपीएससी की वेबसाइट पे, और इत्तेफाक बोल लीजिए या फिर मेहनत बोल लीजिए, जो भी, बट उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया, तो उस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ। एंड देन जैसे ही सिलेक्शन हुआ उसके बाद ज्वाइनिंग मिलने में थोड़ा टाइम लग गया, लगभग 1 साल लग गया। और 2022 का जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2023 में मेरे को ज्वाइनिंग मिला था। और 23 में ज्वाइनिंग होने के बाद पहला जो साल है वो पुलिस एकेडमी है, स्टेट पुलिस एकेडमी, जो चंदखुरी में है रायपुर में। वहां पे इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में पूरा आउटडोर इंडोर सारी चीजें कंप्लीट कराई जाती हैं, जिसमें आउटडोर में जैसे रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, योगा क्लासेस हो गई, उसमें मार्शल आर्ट्स हो गए, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह सारे चीजें कंप्लीट होती हैं। और वेपन की ट्रेनिंग होती है हम लोगों की। इंडोर क्लासेस में हम लोगों को लॉ की चीजें सिखाई जाती है। जैसे उस समय मैं जब कर रहा था तब आईपीसी वगैरह थी, तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, या अगर लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है तो कैसे किया जाए। ये सारी चीजें हम लोगों को, मतलब लगभग 17 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो 17 सब्जेक्ट्स हम लोगों को सिखाए जाते हैं। एथिक्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, इस टाइप के। और फिर ये पूरी ट्रेनिंग 1 साल की होती है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों को फील्ड में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो फील्ड में हर किसी को अलग अलग जिले भेजा जाता है, कोई भी किसी को भी कोई भी जिला मिल सकता है। तो अभी फिलहाल में मेरे को बस्तर जिला अलॉटेड है। तो अभी मैं बस्तर जिले में एज अ प्रोबेशनर डीएसपी काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे शुरू शुरू में तो मेरे को काफी कुछ थाने वगैरह का काम सीखने को मिला। जैसे मैं वहाँ कोतवाली थाने में पोस्टेड था,
तो वहाँ जो नॉर्मल क्राइम वाली पुलिसिंग होती है वो मेरे को सीखने को मिली। और अभी मैं टेक्निकल की चीजें सीख रहा हूँ, जैसे कि जो जो मैंने हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे एंटीना हो गया, राउटर्स हो गया, रिपीटर्स हो गया, इस टाइप की चीजें जो अभी फिलहाल में कर रहा हूँ। और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग भी चल रही है, जैसे कि जो पेपर वर्क मैं जिक्र कर रहा था, वो पेपर वर्क कैसे होता है, मतलब अगर कोई सामान परचेज करना है तो वो सामान कैसे परचेज किया जाए, पूरा प्रोसेस है। जैसे हम लोग अमेज़न वगैरह साइट होता है, वैसे गवर्नमेंट में जेम पोर्टल होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो वहां से हम लोग परचेज करते हैं। तो इस टाइप का पूरा मतलब चीजें अभी मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ऐसा है। और इसमें भी अभी और 6 महीना बचे हैं, तो 6 महीना अलग अलग जगह, उसके बाद फिर फाइनल पोस्टिंग होगी। तो सर जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपका रोल हो जाएगा डीएसपी इन साइबर क्राइम, राइट? हाँ, डीएसपी इन साइबर पुलिसिंग, टेलीकम्युनिकेशन। हाँ हाँ। टेलीकम्युनिकेशन, ओके। तो उसके बाद आपका कोई एक स्पेसिफिक रोल रहेगा कि आपको इस पर्टिकुलर जिला के इस पर्टिकुलर एरिया को आपको कंट्रोल करना है साइबर पुलिसिंग के माध्यम से, या फिर आपका कोई एक ब्रॉडर रोल रहेगा कि नहीं, सिर्फ कंट्रोल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें भी इसमें आएगी? एक्चुअली 3 जगह पोस्टिंग होती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन विंग है इसके अंदर में। तो उसमें एक तो होता है रेंज में पोस्टिंग होना, मतलब रेंज इन द सेंस कि एक रेंज में लगभग 6 से 7 जिले होते हैं कवर, जैसे बिलासपुर रेंज हो गया, रायपुर रेंज हो गया, दुर्ग रेंज हो गया, सरगुजा रेंज हो गया और बस्तर रेंज हो गया, 5-6 रेंज है। तो वो हमारे रेंज में पोस्टिंग होती है एक, कि अगर आपको रेंज में रेंज डीएसपी का पोस्टिंग हुआ तो आपको पूरा मतलब अपने रेंज में कवर करना है, अपने रेंज के टेलीकम्युनिकेशन का जिम्मेदार आप होंगे। मतलब अगर वहां कुछ भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है तो वो आपकी जवाबदारी है, आपके अंडर में ऑफिस होगा और हर जिले में ऑफिस होगा, उनको आपको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करते रहना है, उनको दिशा निर्देश देते रहना है। दूसरी इसकी पोस्टिंग होती है वो है हेडक्वार्टर में, जो है नया रायपुर में, तो जिसको पुलिस हेडक्वार्टर या रेडियो हेडक्वार्टर आरएचक्यू या पीएचक्यू बोलते हैं। वहां पे अगर पोस्टिंग होती है तो वहां पे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम रहता है, क्योंकि वहां हेडक्वार्टर में क्या रहता है, वो सेंट्रलाइज रहता है। मतलब जितने पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई परचेस हो रहा है या कुछ भी ऐसे डिसीजन लेना है, या अगर कहीं पे कोई टावर स्टैब्लिश हो रहा है, तो वहां से वो फैसला होता है, वहां से सारी चीजें देखी जाती हैं। तो हेडक्वार्टर में ये पोस्टिंग होती है। और तीसरी है इसकी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे जैसे वो अपना स्कूल कॉलेज होता है वैसे ही इसका पुलिस में तो ऐसा है ना कि नॉर्मल एकेडमी में ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन अगर हम लोगों को टेक्निकल की ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो भिलाई में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो हमारा छत्तीसगढ़ में एकमात्र ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है टेक्निकल का जो हमारा है। तो वहां पे भी एक डीएसपी का पोस्ट है, तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रहती है कि आप प्रॉपर पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे यूनिट्स के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग आप सुनिश्चित करें कि वो अच्छे से हो और हर कोई अपना बेस्ट सीख के जाए और उसको बेस्ट परफॉर्म करे। तो इस 3 टाइप की हमारी पोस्टिंग होती है यहाँ पे। सर आपने ट्रेनिंग की बात की, हम्म। तो जैसे यूपीएससी का बहुत फेमस हनीमून पीरियड होता है लवासना का, सीजीपीएससी का कौन सा है हनीमून पीरियड? वो जगह कौन सी है जिसको हनीमून पीरियड बोलते हैं? हनीमून पीरियड तो अब लवासना एक्चुअली खुद इतने अच्छे लोकेशन पे है कि वो एक हनीमून पीरियड बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे सीजीपीएससी में 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग और एक पुलिस की ट्रेनिंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होती है आपके निमोरा में, जो कि वो भी रायपुर में ही है, नया रायपुर के पास में है निमोरा। वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होती है। और पुलिस की ट्रेनिंग होती है चंदखुरी में, जो भी रायपुर में ही है। तो ये दोनों प्लेस है। निमोरा का ये खासियत है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग होती है और वो थोड़ी सी लग्जरियस चीजें ट्रेनिंग है। और पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग थोड़ी सी लेबोरियस ट्रेनिंग है, क्योंकि वहाँ पे आपको सुबह 5:30 बजे से उठा के जो 5 किलोमीटर रनिंग कराते हैं रोज। मैं इसे हनीमून पीरियड तो नहीं बोलता, ये थोड़ा सा टफ टाइम था। जब 1 साल मैं एकेडमी में था तो रोज सुबह 5:30 बजे फॉलिंग होता था, तो आप ग्राउंड में फॉलिंग हो, जबकि मैं अकेले ट्रेनिंग कर रहा था अपने बैच में। मैं इकलौता बंदा था जो सेलेक्ट हुआ था, और उस समय एकेडमी में भाग्यवश ऐसा था कि कोई ज्वाइन हुआ नहीं था उस समय।
तो मैं अकेले ही 5 मतलब सुबह जब फर्स्ट पीरियड होता था हम लोगों का, तो वो रनिंग होता था, तो 5 किलोमीटर की रनिंग मैं अकेले ही करता था और मेरे साथ-साथ इंस्ट्रक्टर लोग करते थे। मतलब ऐसा हो गया था कि 5 इंस्ट्रक्टर आगे थे, 5 इंस्ट्रक्टर पीछे थे और मैं बीच में अकेले व्हाइट्स पहन के रनिंग करता था। फिर सेकंड पीरियड फिजिकल ट्रेनिंग होती थी, उसमें तरह-तरह के फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह कराते थे। फिर अकेले ही मैं परेड भी करता था, थर्ड पीरियड में परेड होता था, तो फिर परेड करो, फिर उसके बाद तुरंत ड्रेस चेंज करके तुरंत क्लासेस अटेंड करो, क्लास खत्म होगी तो फिर लंच करो, लंच करने के बाद फिर से वेपन की क्लास करो, फिर वेपन की क्लास खत्म होगी, उसके बाद फिर गणना में आओ। तो वो सुबह जो 6 साढ़े 5 बजे से स्टार्ट होता था, शाम 6 बजे तक वो 12 घंटे का जो शेड्यूल, वो बहुत एग्ज़ॉस्टिंग होता था। तो अ, इसको हनीमून तो नहीं बोल सकते। हनीमून पीरियड तो नहीं बोल हाँ। सकते। सुबह से ऊपर से लेके नीचे तक शरीर पूरा खत्म हो चुका है, उसके बाद में कौन सा हनीमून हाँ। बचा है? और वो भी ये है कि अकेले रहो। इत्तेफ़ाक से ऐसा था कि मैं पूरे पुलिस अकेडमी में, इतना बड़ा स्टेट पुलिस अकेडमी है, उसमें मैं इकलौता था। मतलब डीएसपी हॉस्टल हुआ करता है वहाँ पे, तो हर साल ऐसे है कि लगातार बैचेस आते हैं, बट मैं इकलौता था, तो पूरे इतने बड़े हॉस्टल में अकेले रहता था। अच्छा, तो आपने जैसे कि बताया कि आप रहे हैं प्रोबेशन हुँ, पीरियड हुँ। में और आपकी पोस्टिंग भी रह चुकी है बस्तर में हुँ, अभी हुँ। तक। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या रियल जॉब में होता है और क्या आपके प्रोबेशन पीरियड में आप काम कर रहे हैं। तो कितना डिफरेंट है ये प्रोबेशन पीरियड का वर्क और रियल टाइम का वर्क? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोबेशन पीरियड में मिलता नहीं है। दूसरी बात, उनकी जो फील्ड वर्क है वो बिल्कुल अलग है, जो हम लोग नॉर्मली सीखते हैं उसमें। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा रिलेट तो करता है, क्योंकि हम जो एकेडमी में पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकली थोड़ा-सा पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली हम जाएँ तो एक्चुअली अगर कोई मर्डर हो रहा है, तो आप वहाँ पे सिनेरियो में जाके वहाँ पे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड करके ही आप वहाँ पे क्लूज़ को ढूँढ पाएँगे, आप हिंट्स को ढूँढ पाएँगे और केस को सॉल्व कर पाएँगे। और बाकी चीज़ों हम लोग पढ़ते हैं कि फॉरेंसिक्स में क्या होता है, पोस्टमार्टम में क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमको। बाकी लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो जो फील्ड पे जाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। ओके। तो कोई सा आपका ऐसा है कोई एक्सपीरियंस जो कि आपने इन पर्सन किया हो? क्राइम से रिलेटेड तो ऐसा है कि 1-2 केसेस मैं उस समय देखा था, जब एक मर्डर हुआ था, तो उसके इन्वेस्टिगेशन में गया था। वो व्यक्ति खुद ही अपने घर के भाभी और भैया को मार दिया था और उसके बाद फिर इधर-उधर भागा, गाँव वाले पकड़ लिए थे, तो फिर उसके बाद लेके आए थे, तो वो फिर हम लोग उसको थोड़ा-सा इंटेरोगेट कर रहे थे, तो वो सच्चाई बताया कि कहाँ पे वो हथियार रखा था, कहाँ पे क्या रखा था, तो उससे चीज़ें आसान हो गई हम लोगों के लिए, नहीं तो थोड़ा-सा चीज़ों को मतलब सॉर्ट करके एक-दूसरे को डॉट को जॉइन करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर एक केस देखा था जिसमें एक छोटा भाई था, वो अपने बड़े भाई की कार लेके फरार हो गया था। वो बहुत ड्रंक टाइप का रहता था, तो उसका बड़ा भाई और उसके पिताजी आके हमारे थाने में आके तो ओरली हम लोगों को बताए थे कि ऐसा-ऐसा है और हम लोगों को इससे निजात चाहिए, मतलब तो फिर उनके भाई को हम लोग अरेस्ट करने गए। वो एकदम ड्रंक हालत में था। फिर अरेस्ट करके उससे पूछे कि कार कहाँ है? तो वो ड्रंक हालत में ही हम लोगों को सच्चाई बता दिया कि कार वो एक गैराज में बनवाने के लिए दिया है। फिर हम लोग वहाँ गैराज में कार को जब्त किए, उसके बाद फिर तब वो बाकायदा ऑफ़र पे ऑफ़र कर रहा था कि सर मेरे को छोड़ दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, छोड़ दीजिए करके। लेकिन थोड़ा-सा उसूलों के खिलाफ है ये सब चीज़ें, तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो तुरंत उसको फिर अरेस्ट करके लेके गए और फिर रात तक रखे, लेकिन रात तक उनके भाई और उनके पिताजी ही आके हम लोगों से वो किए कि रहने दीजिए सर, छोड़ दीजिए इसको, हम लोग केस वापस लेते हैं करके। तो फिर हम लोग फिर उसको जाने दिए, क्योंकि वो केस एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, वो सिर्फ़ ओरली पे था, तो ओरली उसको हुँ। थोड़ा-सा सबक सिखाने के लिए हम लोगों ने ये काम किया था। तो ऐसे इस चीज़ से हम लोग का भी काम हुआ और वो भी होपफुली सुधर गया होगा एक बार कब, क्योंकि पुलिस थाने के अंदर भी एक छोटा-सा जेल होता है हमारा, तो उसके अंदर हम उसको 24 घंटे तक रख सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद फिर हम लोगों को जेल भेजना होता है। तो हम लोग नॉर्मल थाने में रखे हुए थे, तो उतने में उसको थोड़ा-सा वो हुआ, डर गया था। फिर मैं टेक्निकल में आया, तो टेक्निकल में तो
मैं ज्यादातर यही सोचता रहता हूँ कि जैसे कम्युनिकेशन है वो कैसे हो हम लोगों के बीच में और कैसे सुधार सकते हैं। जैसे बस्तर एरिया है तो बस्तर एरिया में रिपीटर्स अभी इस्तेमाल होते हैं, 3 रिपीटर्स इस्तेमाल होते हैं, 3-4 तो और हम लोग कैसे अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क और अच्छे से कर सकते हैं, ऑपरेशंस वगैरह में कैसे यूज़फुल हो सकता है वगैरह ये सब। आपका बैकग्राउंड भी सर कम्युनिकेशन का ही था ना? हाँ, मेरा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन पे ही था और एमटेक भी मेरा एनआईटी दिल्ली से हुआ, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे ही हुआ। तो शुरू से मतलब इस फील्ड में इंटरेस्ट था, मेरे को ऐसा था कि टेक्निकल पढ़ा हूँ तो टेक्निकल एरिया में ही जॉब मिले तो अच्छा रहेगा करके। दैट्स नाइस एक्चुअली, जो चीज हमको चाहिए और वो मिल जाए तो बड़ी ही खुशी होती है। हाँ, ये है। अच्छा, एक और चीज, आप मूवीज देखते हैं? हाँ, मैं मूवीज देखता हूँ। ओके, आपने सिंघम देखी है मूवी? हाँ, देखा है। ओके, तो मूवीज में जिस तरीके से दिखाते हैं एक पुलिसमैन का रोल और जो रियल में पुलिसमैन का रोल होता है, तो हम्म। इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है या फिर वो रियलिटी ही पोर्ट्रेट करते नहीं वो मूवी तो ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा शो करते हैं। उससे ज्यादा रियलिटी में आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। पुलिसिंग में बहुत स्कोप है आप अगर अच्छा करना चाहें तो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरे आपके हाथ में है। अ, अगर आप किसी भी मान लीजिए अगर एक पीआई की बात करें जो एक थाना इंस्पेक्टर होता है तो उसकी पूरी थाना उसके पास है, उसका एक एरिया है उसके पास में। एक डीएसपी के पास में अगर वो एसडीओपी का चार्ज लिया हुआ है तो उसके पास कम से कम 2 से 3 थाने हैं जो शहर के या ग्रामीण एरिया के, वो उसके पास में रहेंगे। ठीक है, अगर एडिशनल एसपी है तो वो पूरे शहर को कंट्रोल देख रहा है, एसपी है तो वो पूरे जिले को का हेड है। तो पुलिसिंग के कोई भी रैंक को अगर आप देख लें तो उसमें काफी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं जब प्रोबेशन पीरियड में हूँ, जब शुरू-शुरू में था, तो मेरा शुरू का 15 दिन ना एसपी सर के साथ में था। तो बस्तर में एसपी हैं शलभ सिन्हा सर, उनके साथ में 15 दिन उनके मतलब मैं ऑफिस में बैठा रहता था और मैं देखता रहता था। तो तरह-तरह के लोग आते थे अपना, क्योंकि उन लोग फील करते थे कि शायद थाना से लेवल पे उन लोगों का संतुष्टि नहीं मिली, तो उन लोग एसपी सर से कंप्लेन करने आते थे, अपनी शिकायत लेके आते थे। कुछ रोते भी रहते थे, मैं सबको देखता रहता था चुपचाप। लेकिन देखता था कि एसपी सर इतने सैचुरेट हो चुके थे ये सारी चीज़ों से कि वो आसानी से चीज़ों को देख लेते थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तुरंत वो ऑर्डर करते थे कि इस थाने टीआई को तुरंत बोलते थे ये वाला केस को देखो, इसमें ये करो, उसमें वो करो। तो अगर सोसाइटी में अगर प्रॉब्लम है, अगर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड और तो उनका समाधान करने के लिए पुलिस है और पुलिस अगर अच्छा करने लग जाए तो कोई भी टिक नहीं सकता उनके सामने। तो मैं तो बोलूँगा कि सिंघम और ये सब तो बड़े छोटे ही रोल हैं, उससे बड़ा रोल है पुलिसिंग का जो पुलिस करते हैं और डे नाइट करते हैं। मतलब मैं वहाँ था तो मैं कोई भी मतलब संडे देखा ही नहीं, पूरे सातों के सातों दिन वर्किंग रहता है। आप कभी भी कोई भी आज यूएचएम आ रहे हैं, आज प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आज सीएम आ रहे हैं या नॉर्मल यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। दिन-रात ड्यूटी ही ड्यूटी, मतलब अल्टीमेटली मतलब पुलिस एग्ज़ॉस्टेड रहता है। हैं? नहीं, नहीं, सही सही बात है एक्चुअली। जितना आसान दिखता है बाहर से बैठ के, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वो, क्योंकि हमें नहीं पता एज़ पब्लिक, हमें नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं जो एक थाने के अंदर चलती हैं, किन-किन चीज़ों से वो हुँ। डील करते हैं, क्या-क्या चीज़ होती है। तो हैट्स ऑफ है हमारी इंडियन पुलिस को फॉर श्योर। और आपके नज़रिए में, क्योंकि ऑब्वियसली आपका पूरा दिन बिज़ी रहता है और कई सारे काम होते हैं, कई सारे कॉल्स, आपको अपने से ऊपर बोल सकते हैं जो डिपार्टमेंट में हैं, उनके भी ऑर्डर्स को फ़ॉलो करना है और पब्लिक की भी इश्यूज़ को मीट करना है, रिज़ॉल्व करना है चीज़ों को। तो आपके लिए, आपके रोल में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें कौन-सी हैं? टेक्निकल में तो हालाँकि थोड़ी चैलेंजेस कम रहती है एज़ कंपेयर्ड टू क्राइम सीन पे। क्योंकि क्राइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि कभी पहली बात तो रिसोर्सेज़ की कमी होती है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है।
हमारे लिए भी मतलब ओवरऑल पॉलिसी का बता रहा हूँ कि जितना ह्यूमन रिसोर्स होता है वो, जैसे रिक्रूटमेंट बताया कि मैं रिक्रूटमेंट कम होता है अभी भी, जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अगेंस्ट में जो फील्ड पोस्ट है वो बहुत कम है संख्या में। तो अगर हमारे पास रिसोर्स ही कम होते हैं तो हम उसको डिप्लॉय ही कम कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरा तो टेक्नोलॉजी वाइज भी हम लोग देखें तो काफी कुछ हम लोग ग्रो कर ही रहे हैं, इम्प्रूव कर ही रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग अभी अपने बेस्ट पोजीशन पे नहीं है। मतलब वो अबाउट टू रीच है, ऐसा वाला है वो। जैसे अगर हमारे छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो नक्सलिज्म एक सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो भी ऐसा है कि वो उनका जो जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पे उसका जो टेरेन है वो बड़ा हिली एरियाज और जंगल जंगल एरियाज हैं। तो उस चीजों पे कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है, कैसे ऑपरेशंस को आगे फॉरवर्ड करना है, वो सारी चीजें एक प्रकार का चैलेंज है पुलिसिंग के लिए। सर, जैसे आपने नक्सलिज्म के बारे में बात की, तो रिसेंटली अमित शाह जी ने बोला कि 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलिज्म पूरा ही खत्म कर दिया जाएगा। हम्म और जग जाहिर है कि छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म और नक्सलाइट्स के लिए इनफेमस है। हम्म। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि नक्सलाइट होते क्या है, नक्सलिज्म क्या चीज है? जो नक्सलिज्म या नक्सलाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अगर आप वहाँ नॉर्मल एरिया में देखोगे तो वो दिखेंगे एज अ कॉमन मैन, आपको अलग से आइडेंटिफाई नहीं होता कि ये नक्सलाइट है, ये नक्सलाइट है, ठीक है। कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस से हमारे पास रहते हैं, जैसे जो मोस्ट वांटेड रहते हैं, जिसको जो जिसपे अपन इनाम लगा देते हैं, वो सब तो खैर हम लोगों को मालूम रहता है। लेकिन आप ऐसे मार्केट में जाएंगे या कुछ रहेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि वो नक्सलाइट है, ठीक। हालांकि उनको पता रहता है, उनको पता रहता है कि कौन पुलिस वाला आया, कौन क्या आया करके। तो ये इस बात की, क्योंकि उन लोग क्या है ना, कॉमन पीपल के पीछे वो छुपे हुए रहते हैं। एक प्रकार से उन लोग वहां पे आम जनता में एक डर का माहौल, एक मतलब दबाव क्रिएट कर दिए हैं उन लोग, क्योंकि आदिवासी जहाँ पे वो रहते हैं वो है आदिवासियों का एरिया, वो ट्राइबल पीपल हैं। और आदिवासी लोग बड़े भोले होते हैं, वो मतलब जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो एक बोल सकते हैं कि अ, एक प्रकार से वहां पे जो डेवलपमेंट की कमी है वो, या फिर उन लोगों का जो डर है वो, बहुत सारी चीजें उन लोगों ने ऐसा क्रिएट करके रखा है कि आम जनता भी वहां नक्सलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम लोगों भी जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह हो गया, कम्युनिटी पुलिसिंग से भी हम लोग काफी कुछ उन लोगों के नजदीक आते जा रहे हैं, ताकि कोर डेवलपमेंट हो सके। आप लोगों ने सुना होगा बस्तर फाइटर्स वगैरह भी होते हैं। बस्तर फाइटर्स का रिक्रूटमेंट भी वहां पे होता है उन्हीं लोगों का जो आदिवासी लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उन लोग पुलिस में भर्ती होते हैं बस्तर फाइटर्स के नाम से, और फिर हम लोगों की मदद करते हैं उन लोगों से फाइट करने में। तो इस प्रकार से हम लोग भी मतलब आम जनता के पास पहुंच रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। और इसलिए शायद ये है कि उन लोगों की स्थिति आज सबसे वीक पॉइंट पे है नक्सलिज्म की अगर देखें तो। और होपफुली जितने ऑपरेशन चल रहे हैं और जितना वहां पे सक्सेस रेट हो रहा है, कि होपफुली यूएचएम सर का जो बात है 26 मार्च, वो मतलब 2026 तक कंप्लीट हो जाए, वो मतलब पूरा वैनिश हो जाए नक्सलाइट्स। आपने एक बात बोली कि अ, जो नॉर्मल विलेजर्स है वो भी पता नहीं चलेगा वो एक नॉर्मल विलेजर है कि वो एक नक्सलाइट है। अब हम्म। इसका मतलब ये है कि कोई नॉर्मल विलेजर ही था जो नक्सलाइट बन गया कभी, राइट? तो हाँ। क्या कारण रहते हैं जिनकी वजह से वो एक नॉर्मल विलेजर अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल छोड़ के बंदूक उठा ले, हथियार उठा ले और लड़ाई करने लग जाए? काफी कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है उनका डर, क्योंकि वो उसी एरिया में रहते हैं और उनपे डर बना के रखे हैं। जैसे कि कई आप लोगों ने मूवी के माध्यम से भी देखे होंगे, और रियल लाइफ में भी मतलब वहां पे ऐसा रहता है कि वहां पे लोगों को इतना डर बना के रखेंगे। गांव के लोग अगर वहां पे शामिल नहीं होते हैं तो वो आप लोगों को मारने की धमकी देते हैं, मारते भी हैं, ठीक है। वहां पे उनका जन चौपाल लगता है जिसमें सरेआम लोगों को की हत्या की जाती है। तो जिस चीजें से
बेचारे गांव के आदिवासी लोग भी डर जाते हैं और उनका साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और उन लोग वहां पे तरक्की भी नहीं करने देते हैं। जो प्रॉपर नक्सलाइट लोग हैं वहां पे, जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वहां पे अगर आना चाहें तो वो आ नहीं पाती हैं। तो ये सारे रीजंस है जिस वजह से उन लोग भ्रमित हो जाते हैं, बोल सकते हैं गांव के जो लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और उनके साथ दे देते हैं, जिस वजह से वो पुलिस और शासन के विरुद्ध एक लड़ाई में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भी परेशानी होती है और उन्हें भी परेशानी होती है। और जब चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, जैसे कई चीजें हम लोग, कई स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की उन लोगों के लिए रोल आउट होती है, तो फिर उन लोग हमारा साथ देते हैं। मतलब इतने ढेरों नक्सली हैं जो सरेंडर करके हमारे तरफ आए हैं। कई ऐसे हैं जो हमारे टेक्निकल विंग में भी सपोर्ट करते हैं, और उन लोगों का भी प्रॉपर टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह सब होता रहता है, तो वो सारी चीजें हम लोगों को इंटेलिजेंस के रूप में बताते हैं। ओके, तो अभी ये नक्सलाइट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ऐसा कोई मेट्रिक्स है कि मतलब कुछ एक डायरेक्शन वेगली? जितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और उन लोग की संख्या में काफी गिरावट भी है, और काफी उन लोग भी अब इस बात पे डरे हुए हैं कि अब वो चीजें ना की जाए। सर जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में काफी टाइम तक पढ़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ से आए हैं, दूसरे सिटीज में काम कर रहे हैं। हम किसी को भी बोलते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं, और जिस किसी को भी ये बोलते हैं तो उनका फर्स्ट परसेप्शन आता है कि पूरा स्टेट में नक्सलिज्म फैला हुआ है, मॉइस्ट है। तो वो मतलब जो थ्योरी है उन लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, वो कितनी अलग है रियलिटी से? मैं भी एक्चुअली बाहर रहा हूँ, दिल्ली में 4 साल रहा, तो लोग मेरे को उस नज़र से देखते थे, जैसे मैं बताता था कि मैं बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, तो ऐसा बोलते थे कि आप मतलब वहाँ तो नक्सलाइट लोग घूमते होंगे। इवन अभी भी, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक फैकल्टी थी एनआईटी दिल्ली की, वो अभी यहाँ पे गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में कुछ उनका स्मार्ट हैकाथॉन था, उसके लिए वो आई थी, आने वाली थी, तो वो मेरे को फेसबुक में पहले ही, 1 हफ्ता पहले ही मेरे को मैसेज की कि विवेक, आई एम अबाउट टू कम टू बिलासपुर एंड रायपुर, सो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज इट सेफ, आई हैव हर्ड नक्सलाइट न्यूज सो मच। तब मैं उनको क्या बताऊं, एक्चुअली उनको बस यही बोल पाया कि इट इज एज सेफ एज दिल्ली और मुंबई और एनी अदर सिटी ऑफ कंट्री। ठीक है, तो आप लोग खुद बिलासपुर में रहे हो, रायपुर में रहे हो, जानते हो कि यहाँ कभी आप लोगों ने आज तक जीवन में अपने उसमें देखा है क्या? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। नक्सलाइट्स का जो एरिया है वो उन एरिया है जो, जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे सदर्न रीजन है जो बॉर्डर एरिया को टच करता है, जैसे उड़ीसा बॉर्डर टच होता है, वहां पे आंध्रा बॉर्डर टच होता है, तेलंगाना बॉर्डर टच होता है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र बॉर्डर टच होता है। तो ये सब एरिया जो है, वो एरिया पे नक्सलाइट का थोड़ा इफेक्ट है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टाइप का, इस टाइप की चीजें होती है। जैसे आप इस तरफ से पकड़ने जाओ तो वो दूसरे दूसरे स्टेट्स में चले जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा इंटर स्टेट पुलिस का रोल प्ले हो जाता है। तो वहां पे थोड़ा है, जैसे अगर आप थोड़ा सुकमा एरिया देखें या थोड़ा सा एकदम बॉर्डर एरिया को देखें, वहां पे थोड़ा सा आपको इफेक्ट लगेगा, वो भी अंदर अंदर एरिया पे, मतलब थोड़े से अंदर जाएंगे तभी। ओवरऑल अगर आप सुकमा में जाएंगे या बस्तर में, मैं खुद पोस्टेड था, 4.5 महीना बस्तर में था, कभी कोई मतलब जगदलपुर सिटी इज एज सेफ एज बिलासपुर, बिलासपुर इज एज सेफ एज अदर कंट्री ऑफ अदर सिटीज ऑफ कंट्री। तो ये सिर्फ मिथ है और कुछ नहीं है। और मैं इसमें ऐड ऑन करके ये बोलूंगा, जैसे आपने कहा कि वो दिल्ली और मुंबई जितना सेफ है, आई पर्सनली बिलीव कि दिल्ली मुंबई से ज्यादा सेफ है। हाँ दिल्ली और मुंबई में तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। मुंबई में तो नहीं, हाँ, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है मतलब। ये तो है। हाँ, तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन वहां पे रही है। ओके। शी नोज कि क्या क्या होता है वहां पे। और हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहां पे, वो बताते हैं कि लोग रास्ते चलते क्या क्या नमूनेपंती करते रहते हैं। बट या मैंने भी देखा है, जब 4 साल में दिल्ली में रहा ना, तो क्राइम काफी होता था, और उस हिसाब से तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की सिटीज है वो काफी सेफ है और काफी अच्छे हैं। और एक और चीज है कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो बहुत सीधे से हैं, मतलब जो नेटिव छत्तीसगढ़ के हैं, यहीं रहने वाले हाँ हैं, वो बहुत सीधे हैं। उनके
मन में ऐसा नहीं रहता है कि क्राइम उनके चलो कुछ जगह पे होगा, बट ऐसा नहीं है, लोग वैसे नहीं है। आप किसी के घर जाके भी पानी मांगोगे तो ऐसा है कि वो पूछेंगे नहीं कि कौन है भाई तू। हाँ, और इवन आप मतलब छत्तीसगढ़ में जैसा बता रहे हैं, वैसा ही मतलब मेरे को फील होता था इवन जब मैं बस्तर साइड गया, जगदलपुर, तो वहां तो और मतलब और ह्यूमैनिटी कुछ ज्यादा ही लेवल पे है। मतलब जितना आप बोलते हैं ना कि गांव एरिया या थोड़ा उस तरफ जाए जहाँ ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो इतने अच्छे, मतलब इतने फ्रेंडली हैं, इतने ह्यूमैनिटेरियन टाइप के लोग हैं कि मतलब लिटरली मैं तो जब मेरी पोस्टिंग वहां जगदलपुर हुई थी तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कि वहां कैसे जाऊंगा, क्या है। मेरे दिमाग में भी आया कि छत्तीसगढ़ के अंदर ही क्या वो मतलब नक्सलाइट एरिया होगा क्या, लेकिन वो चीजें जब जाओ फील करो तो होता है। वहां पे लोग इतने अच्छे लगे, वहां पे कोई इस टाइप का डर नहीं था। मतलब रात को भी लोग आराम से घूम सकते थे, पुलिस अपना काम अच्छे से करती थी, वहां सारे लोग इतने अच्छे थे। तो मतलब मैं तो मतलब एकदम हैप्पी था कि हाँ ठीक है, जगदलपुर हो गया तो अच्छा है। अगर मेरे को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में वहां जाने की तो मैं बिल्कुल बिना सोचे जा सकता हूँ वहां वैसा। दैट्स नाइस एक्चुअली। मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का नहीं हूँ। जो अंकित ने बोला ना, मैं उसकी बात को हाँ, बताऊंगा कि जो लोग सीधे हैं, लोग बहुत ज्यादा सीधे हैं, बहुत ही ज्यादा सीधे हैं। मतलब उन्हें लड़ाई झगड़े से तो दूर दूर तक नाता नहीं है। मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्वालियर में ग्वालियर इज माई बर्थ प्लेस। ओके। हाँ, हाँ, और जब मैं छोटा था तो वहां से हम लोग मूव करके हैदराबाद में शिफ्ट हुए। 5 साल हम लोग हैदराबाद में रहे। फिर उसके बाद में हम लोग छत्तीसगढ़ में आए। मैं उसके बाद में ग्वालियर फिर से गया क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स वहीं पे रहते हैं। तो मैंने वहां देखा कि स्टेशन पे हम लोग ट्रेन के लिए जा रहे थे और स्टेशन से थोड़ी देर पहले ही हम देख रहे हैं लोग रास्ते पे मार रहे हैं, लिटरली मार रहे हैं, तो लड़ाई चल रही है। एंड ऑनेस्टली कोई भी नहीं है उनके आसपास जो कि उन्हें रोके या कुछ बोले, क्योंकि सबको पता है अगर हम रोकने गए तो हम भी मार खाएंगे। या तो हमारे में इतनी ताकत हो कि हम मारे हाँ, नहीं तो हम चुपचाप अपने रास्ते चलते हैं, वरना हम मार खाएंगे। और हैदराबाद में मैंने इतना देखा है कि लोग सही है, कोई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होते, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन अगर उनको अगर छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं फिर आपको। और हाँ, छत्तीसगढ़ में तो मतलब बिल्कुल ही एकदम ही सीधे साधे, कुछ लड़ाई झगड़े से एकदम ऐसे हाथ जोड़ के पीछे हो जाते हैं, हम कोसों हाँ, दूर है। भोले भाले टाइप के हैं। लेकिन नक्सलिज्म जो है वो अभी खत्म हो रहा है, ठीक है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो कोई आपको चैलेंजेस दिखता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि और समय लग सकता है, या फिर जिस प्रकार से हम खत्म कर रहे हैं नक्सलिज्म, इसको खत्म करने में कुछ परेशानी आएगी आपके हिसाब से, कुछ हाँ, चैलेंज? जब भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें तरह तरह की परेशानियां होती ही हैं। लेकिन बस ये है कि चीजों को परेशानियों को नजरअंदाज करके और उनसे ओवरकम करके ही आगे बढ़ना ही मेन टास्क है हमारा। बहुत सारी मतलब है, क्योंकि अब उन लोग एक स्थापित अपना वो कर लिए हैं, उनको वहां से खदेड़ के निकालना, उनको खत्म करना एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब सिर्फ वो पेन पेपर या अपन जैसे बात कर रहे हैं वैसा नहीं है, वो उसके लिए घंटों घंटा ऑपरेशंस के लिए पूरे प्लानिंग होती है। लोग इधर उधर हर स्टेट के लोग मिलते हैं, अलग अलग फोर्सेस भी मिलती हैं। उसके बाद फिर इसको रोल आउट किया जाता है एकदम रात-रात भर। जैसे आप लोगों ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह देखी होगी, तो उस टाइप से रात-रात भर जग के पूरा उसको प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, हर चीज़ों को देखा जाता है। तो मतलब चैलेंजेस तो कई प्रकार की हैं। लक्ष्य क्लियर हो तो हर चीज़ें करना मतलब आसान नहीं हो जाता है, लेकिन एक पाथ मिल जाता है, हमारा एक उद्देश्य बन जाता है। जैसा आपने बोला कि मल्टीपल स्टेट में भी वो है। अब आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव्ड है। टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट उनके बीच में भी होगा, नक्सलिज्म के बीच में भी होगा, नक्सलाइट्स के बीच में भी होगा, राइट? तो कैसे वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जिससे वो पुलिस से बच सके या फिर अपना आतंक फैला रख सके? उन देखिए उन लोग भी अपना प्रॉपर, उन लोगों की भी टेक्निकल ट्रेनिंग्स होती हैं, उन लोगों की भी प्रॉपर मतलब उन लोगों को भी ज्ञान रहता है, क्योंकि हम भी जब उनसे अगर वो पकड़ाते हैं तो उनसे हम लोग जो उनके इक्विपमेंट जब्त करते हैं तो उनके पास भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स मिलते हैं। अगर हम वायरलेस इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वो भी हमारे
बातों को इंटरसेप्ट करने के लिए आतुर रहते हैं। उन लोग भी हमारी चीज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं और हम अपने लेवल पे करते ही हैं। हमारे पास तो पूरा सेंट्रलाइज़्ड चीज़ें हैं। हमको तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट हर कोई सपोर्ट कर रहा है। तो बस ये है कि अ, इस मामले में वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बट हमको उनसे आगे रहना है और उनको उस चीज़ में दबाना है। यही बस एक टास्क है। आपका पूरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का है। आपने इंजीनियरिंग की, बीटेक, फिर उसके बाद मास्टर्स भी आपने एमटेक किया। अब आप पूरे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो। आप एक प्रोफेसर भी रहे हो। तो पुलिस सर्विस में जैसे आप कह रहे थे कि आप ट्राई कर रहे हो कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो कम्युनिकेशन में। अभी टेक्नोलॉजी का कितना पेनिट्रेशन है? जैसे स्टार्टिंग में हमने वो भी डिस्कस किया ना कि बहुत पेपर वर्क है। वो सब चीज हम शिफ्ट कर सकते हैं एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। अभी कितना इन्वॉल्वमेंट है पुलिस सर्विसेज में टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप पहले तो फील्ड पे देखें तो फील्ड पे तो जैसे अब पुलिसिंग का ही देख लीजिए। पहले के ज़माने में एक अगर मैसेज पहुँचाना रहता था तो एक दूसरे को, दूसरे तीसरे को मतलब और पहले कम्युनिकेशन भी मॉर्स कोड्स के माध्यम से होता था काफ़ी। अब थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। अगर टेलीकम्युनिकेशन विंग की बात करें तो काफ़ी अब हम सिक्योरिटी से चीज़ें भेज पाते हैं। हमारा खुद का एक नेटवर्क है आपस में पुलिस में जो बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, जिसके लिए एक डेडिकेटेड सैटेलाइट सर्विस है हमारे पास। तो इस माध्यम से हम लोग अगर मैसेजिंग या डेटा हो, वॉइस हो या मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं जो हम एन्क्रिप्टेड वे में अपने एकदम दूरस्थ थानों तक भी बात पहुँचाना चाहें तो पहुँचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी उस वे में पेनिट्रेट किया है। पहले साइबर के अपराध बहुत कम आते थे, लेकिन अब जो जैसा ज़माना है जिसमें साइबर के जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जिससे हम ट्रैक कर पाते हैं चीज़ों को, उस लेवल पे भी पेनिट्रेशन हुआ है। कहीं कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी अगर एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी चोरी हुई है कुछ भी, तो तुरंत पुलिस को अगर आपको बुलाना है तो आप तुरंत डायल 112 में आप 112 दबा के आप कॉल कर सकते हैं। डोमिनोज़ के पास एक टाइम लिमिट रहता है, वैसे ही डायल 112 में पुलिस वहाँ पे भी टाइमर चलता रहता है कि इतने टाइम तक आपको वहाँ जो विक्टिम है वहाँ तक पहुँचना है। अगर आप नहीं पहुँचे तो आप पे कार्रवाई होगी मतलब पुलिस जो वहाँ पे इन्वॉल्व्ड होगा उसके आस-पास जीपीएस में, उस पे कार्रवाई होगी कि आप क्यों नहीं पहुँच पाए। जैसे डोमिनोज़ वाले फ्री देते हैं, उस टाइप से हम पुलिस पे कार्रवाई होती है। तो पेनिट्रेशन मतलब टेक्नोलॉजी उस वे में पेनिट्रेट किया है। आज के ज़माने में जैसे पहले एफआईआर वगैरह आप जैसे कराने जाते थे, दर्ज कराने तो चीज़ें मैनुअल चीज़ें होती थी, लेकिन आज सीसीटीएनएस आ गया है, तो सीसीटीएनएस के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर चालू हो गया है। तो आप जैसे अगर एफआईआर कराने जाते हैं, तो वो ऑनलाइन ही तुरंत उसमें टाइप होता है और ऑनलाइन आपको तुरंत एक कॉपी दे दी जाती है और वो पूरे इंडिया में आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ों में टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट किया है, ठीक है? और रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, जैसे अगर आप पेपर वर्क की बात करें तो बहुत सारी पेपर वर्क भी जैसे अब मान लीजिए जेम ही बोल रहा था, जैसे कोई चीज़ खरीदना है तो आप जेम की माध्यम से होता है, तो वहाँ आप ऑनलाइन ही उसको सेलेक्ट करिए, फिर वहीं से बिडिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें वहीं पे चीज़ें होती हैं। और ई ऑफिस आ गया है जिससे ई मतलब ऑफिस वर्क पेपरलेस होने के कगार पे है, प्रोग्रेस में है कि चीज़ें पेपरलेस हो सकें। ओके, तो जैसे आपने कहा कि साइबर क्राइम पहले के मुकाबले अब बढ़ गए हैं। पहले जब हमारे पास में कंप्यूटर थे तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि आपको एक ईमेल आता था, लेट्स से लॉटरी लग गई आपकी और उस पे लोग क्लिक करते थे और उस पे उनके साथ में फ्रॉड हो जाता था। अब टेक्नोलॉजी उससे आगे बढ़ गई है। अब लोग ईमेल पे कम्युनिकेट नहीं करते, व्हाट्सएप पे करते हैं, कॉल पे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। फ्रॉड उधर भी हो रहा है और इनफैक्ट बढ़ गया है समय के साथ। तो गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स ऐसे हैं जिससे ये चीज रिजॉल्व हो सके, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सुना, मेरे एक कलीग हैं, उनके लैक्स का फ्रॉड हुआ है उनके साथ। एक कॉल आया था
एक बहुत चल रहा है नया अभी, हाउस अरेस्ट, सॉरी डिजिटल अरेस्ट, नॉट हाउस अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है अभी मार्केट में। उनके लैक्स गायब हो गए। I'm not talking about a lakh or 2 lakhs, as in 5 to 6 lakhs he lost in that fraud. तो कुछ गवर्नमेंट का है इधर कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं आगे? देखिए, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट की बात कही, 5 to 6 lakhs, मैंने तो जब मैं वहाँ प्रोबेशनल पीरियड में था तो लगभग एक हफ्ता मैं साइबर के ही केसेस को देख रहा था, जिसमें लगभग जब मेरे थाने में मैं था तो 550 केसेस पेंडिंग थे। और उसमें से काफी मतलब एक व्यक्ति के तो 16 लाख फ्रॉड हुए थे और 16 लाख का हुआ था। और लोगों को इतना विश्वास भी उड़ जाता था मतलब मैं तो कई लोगों को ट्रैक कर करके बताता था कि चलो आपका इतना पैसा वापस आ रहा है। जो जिन व्यक्ति का मैं बता रहा हूँ 16 लाख रुपए का हुआ था, उसमें 3.25 लाख रुपए उनका पैसा होल्ड हो गया था। तो पैसा होल्ड होने के बाद भी उनको वो पैसा मिल जाता। मैं उनको फोन किया, मैं उनको बताया कि आपका इतना रुपए वापस मिल जाएगा करके, तो वो मुझे ही साइबर फ्रॉड समझ के मेरा फोन काट दिया और मेरे को ब्लॉक कर दिया। ठीक। Oh my God. तो फिर मैं क्या है थाने से एक गाड़ी भिजवाई उनके यहाँ और उनके एड्रेस पे, ताकि उनको वो लगे करके। क्योंकि इसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। नॉर्मली साइबर क्राइम में क्या होता है कि आपसे बहुत सारे एक तो लालच दिया जाता है कि आपको पहले ईमेल्स पे लॉटरी वगैरह के लालच देते थे। आजकल ये इस टाइप के केसेस आते हैं। जैसे एक केस मेरे पास आया था जो वो बताया कि सर मेरे को एक अननोन नंबर से कॉल आया और अननोन नंबर मेरे को अचानक से नाम से बताया। उनका नाम विनय था, तो वो बोले कि विनय यार मैं एक्चुअली मेडिकल शॉप में फंस गया हूँ। तो वो भी थोड़ा सा वो था कि अननोन नंबर, लेकिन नाम से बोल रहा, हो सकता है जान पहचान। तो विनय यार मैं मेडिकल शॉप में फंस गया हूँ यार, थोड़ा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं तेरे को 5,000 रुपए भेज रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर पे फोन पे कर दे करके। और तुरंत उनके फोन में रहते रहते मैसेज आ गया 5,000 क्रेडिट करके। तो वो उस नंबर पे फोन पे कर दिया 5,000। फिर वो अगेन वो बोला कि अरे यार 7,000 शायद और चाहिए, तो 7,000 फिर किया ऐसे करके टोटल में 15,000 रुपए वो किया। उसके बाद फोन काटा। उसके बाद फिर वो भी खुश था कि चलो यार ठीक है, आया पैसा, गया पैसा ऐसा। लेकिन जब वो बैलेंस चेक किया तो उसके पास बैलेंस में सिर्फ आउटगोइंग था, इनकमिंग कुछ पैसा आया नहीं है उसके पास, क्रेडिट हुआ नहीं है, सिर्फ मैसेज आ रहा था। तो इस टाइप के होते हैं जो डिजिटल अरेस्ट बोलेगी। ऐसे से आपके पार्सल यहाँ पे पकड़ाए हैं, ड्रग्स का मामला है, रेप का मामला है, आपको ये कर देंगे। एक व्यक्ति वहां पे आए मेरे पास, वो बोले कि मेरी वाइफ को सुबह फोन आया था। आजकल मैं बता रहा हूँ एआई का कैसे इन्वॉल्वमेंट है, भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे उनका फोन आया, मतलब वो व्यक्ति आए, वो बोले कि मेरी वाइफ सर को फोन आया और वो बोले कि आपके बेटा कोई रेप के मामले में पकड़ाया है और इसको हम लोग अरेस्ट किए हुए हैं। और उसकी एआई से ही उसकी आवाज आई कि मम्मी बचाओ करके। तो वो जो उसकी वाइफ थी वो एकदम डर गई। वो फिर वो बोली कि मेरे बेटे को छोड़ दो करके। और फिर वो बोले कि पैसा लगेगा करके। तो वो लेकिन आप अपने हस्बैंड को मत बताना। फिर वो अपने हस्बैंड को ना बताई, अपने नौकरानी से पैसा चॉइस सेंटर के माध्यम से 50,000 रुपए भिजवाई। फिर उसको कम पड़ा तो फिर वो 70,000 रुपए फिर एक अकाउंट में डलवाई। ऐसे करके 1,20,000 का फ्रॉड हुआ। और उसके बाद फिर जब वो फोन कट गया, उसके बाद फिर अपने बेटे को कॉल की तो उसको समझ में आया कि ये तो स्कैम था। फिर वो अपने हस्बैंड को बताए। हस्बैंड भागा दौड़ा यहाँ पे आया थाने में। फिर हम लोग उसको रिपोर्ट दर्ज किए और उस पर कार्रवाई करना चालू किए। तो इस टाइप से मतलब हो रहे हैं कि आपको एकदम मतलब इसका सिर्फ एक ही उपाय है। आप मतलब इतना पुलिसिंग भी इतना तेजी से आप साइबर क्राइम को रोक नहीं सकते कि क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति को साइबर फ्रॉड हो जा रहा है। आप तो आजकल फ्लिपकार्ट में या कोई भी शॉपिंग करेंगे, नहीं मालूम कहाँ से उन लोगों को डेटा मिलता है कि वो जैसे कैश ऑन डिलीवरी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो अचानक से फोन आ जाता है और फिर आपको बोलते हैं कि नहीं सर इसमें पेमेंट लगेगा। मतलब ऐसे भी केसेस आए थे, इसमें पेमेंट लगेगा तभी वो हो पाएगा। तो वो पेमेंट किए, फिर एक बार नहीं आ पाया तो सर आपको इतना रुपए और करना पड़ेगा, तो आपको पूरा रिफंड करेंगे। फिर किए ऐसे करके। मेरा ही एक फ्रेंड है,
बैचमेट है उसका 31,000 का लॉस हुआ, सिर्फ उसका 1700 रुपए का ऑर्डर था और वो रिफंड करेंगे चलते चलते ऐसा होने लग गया। तो इतना तेजी से साइबर क्राइम हो रहा है कि उसका सिर्फ एक ही रोकथाम है जो हम लोग देखते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस। अगर पब्लिक अवेयर हो जाए कि भाई मेरे को कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी ऐसे चीजों पे ट्रस्ट नहीं करना है, पहले अपना बैलेंस चेक करना है, कोई भी अननोन व्यक्ति को पैसा ही नहीं भेजना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि वो रिफंड, आप कंप्लेन करिए। हमारा एक सेंट्रलाइज नंबर है 1930 में कॉल करिए, 1930 में बताइए, आपको उनको तुरंत ट्रेस आउट किया जाएगा और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन लोग करते नहीं है ये, मतलब हमारा सिस्टम 1930 है या cybercrime.gov.in है, ये 24 घंटे काम करता है, बट लोगों को अवेयर नहीं है, अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं है कि उन लोगों को वो है, और उन लोग फंसते जाते हैं। और जब ये मार्केट में इतना ज्यादा फैल जाता है तब ये आज डिजिटल अरेस्ट शब्द हम लोग सुन रहे हैं। कम से कम कई लाखों लोग इस पे विक्टिमाइज हो चुके हैं, तब हम लोगों को ये समझ में आता है कि ऐसा टाइप का क्राइम हो रहा है। तो इस मामले में पुलिसिंग को उसके बराबर या उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। वो कर भी रहे हैं, लेकिन अगर जनता अवेयर नहीं होगी तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये दिक्कत एक्चुअली आपकी बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ। एक्चुअली हम लोगों का अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक हम नहीं होंगे तब तक आफ्टर एक्शन तो ठीक है लिए जा सकते हैं, बट एक हद तक लिए जा सकते हैं। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, वो भी आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है अल्टीमेटली। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ओके, लेकिन मैं उसी तरीके से मेरा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आता है वो है ये है कि इन सब क्राइम से बचने के लिए हमें कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स चाहिए, और रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं और लोग ऑलरेडी बहुत कम है। और आईएएस जो एग्जाम है जिसको क्लियर करके हम ऐसे रूल्स में जा सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं है। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो जिसका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वो उस कंप्यूटर साइंस मे बी इंजीनियरिंग ब्रांच से आता होगा या फिर उससे इस चीज की नॉलेज होगी, तो उस कैंडिडेट के लिए तो ये आईएएस का एग्जाम ही एक बहुत बड़ा हर्डल हो गया। एज ए गवर्नमेंट वो कैसे इस चीज को देखती है और कैसे वो कोप अप करने वाली है इन क्रिमिनल एक्टिविटीज के अगेंस्ट। है। सही बोल रहे हो कि ऐसे जैसे आईईएस की बात कर लो तो उसमें भी 4 ही सब्जेक्ट्स पे होते हैं। कंप्यूटर साइंस अभी उसमें ऐड नहीं हुआ है। हालांकि जैसे ये सब चीजों को अगर कंट्रोल करना है या मतलब साइबर से रिलेटेड अगर चीजों को देखना है तो गवर्नमेंट को ये कंप्यूटर एक्सपर्ट्स और ऐड करने चाहिए मेरे हिसाब से भी, क्योंकि हमारे यहाँ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर साइबर के लेवल पे देखें तो अगर डीएसपी लेवल पे भी देखें तो डीएसपी साइबर नाम से कोई अलग से पोस्ट नहीं निकलती, मतलब है लेकिन रिक्रूटमेंट कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड लोगों का नहीं होता। हालांकि जो हमारे कॉमन लोग हैं, मतलब जैसे जनरल जिसमें डीएफ में सिलेक्शन होता है, वो भी जितना हमको जरूरत पड़ता है उतना हम उसमें ट्रेनिंग करके वहां पे पहुंच जाते हैं जितनी जरूरत पड़ती है हम लोगों को। बट हाँ ये है कि अगर कंप्यूटर एक्सपर्ट रहे तो वो और बेनिफिशियरी रहेगा अगर हमारे सिस्टम में कंप्यूटर एक्सपर्ट्स और आ जाए तो। ये भी एक बात है कि जैसे छत्तीसगढ़ में अगर कुछ जॉब निकलती भी है कंप्यूटर साइंस या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड जॉब, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकलने लग जाती है कि 1 साल का या 2 साल का संविदा बेसिस में रोल निकल गई। अब अगर मुझे उसमें जाना भी है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में जाऊं एंड उसमें हेल्प करूं पुलिस की या फिर गवर्नमेंट की, तो मैं उसमें एक बार के लिए हिचकूंगा जाने से, क्योंकि भले ही मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, बट मेरे पास अगर वो जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है तो वहां पर मैं काम कैसे करूंगा। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से परमानेंट सीएस रोल भी लाना चाहिए। आपके क्या विचार है मैं इस भी पर? एग्री करता हूँ कि जब तक जॉब सिक्योरिटी ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति उतना अच्छे से अपना 100% देने में थोड़ा सा कतराता है, क्योंकि उसको अपनी फ्यूचर की टेंशन होती है। तो ये बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे इस चीजों पे सोचना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर और जैसे हमने साइबर क्राइम की बात की और एक आपने अच्छा पॉइंट बोला कि अवेयरनेस,
अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस आफ्टर समथिंग हैपनिंग वो कुछ काम करेगी, और एज अ पब्लिक हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि ऐसे फ्रॉड से बचना है। पुलिसिंग दोनों रोल पे काम करती है, जैसे कि जैसे बिफोर क्राइम तो हम लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए साइबर के लिए काफी कुछ कैंपेन से लेके जितने भी सेशंस होते हैं वो सब कराते हैं। अगर क्राइम हो गया है तो उसके बाद भी अगर बस ये है कि क्राइम होने के बाद कितना जल्दी से जल्दी आप उसको रिपोर्ट करें उतना ही आपके लिए वो फायदेमंद होता है। तो वो चीजें बस पब्लिक में आ जाए उसके लिए हम लोग करते हैं, बट वो फिर भी क्राइम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पब्लिक अभी भी उस चीजों को रिपोर्ट करने में थोड़ी देरी कर रही है। तो वहीं पे बस थोड़ा चूक हो जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा देर किए तो प्रॉब्लम ये होता है कि पर्टिकुलर इंसान जो फ्रॉड करते रहते हैं वो कहाँ से वो विड्रॉ भी कर लेंगे, फॉरेन भी भेज देते हैं, पैसा इधर-उधर हो जाता है, तो थोड़ा-सा उसको ट्रेस आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप जितना जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी से जल्दी वो अकाउंट होल्ड पे होएगा, और जैसे ही पैसा होल्ड पे हो जाता है, उसके बाद फिर आपको पैसा मिलना गारंटी है, वो श्योरिटी से पैसा वापस आ जाता है। लेकिन बस आप टाइम पे जितना फास्ट रिएक्शन करके आप उसको रिपोर्ट कर सकें, वो अच्छा है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप पुलिस में हो, आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी कि एक जिम्मेदार नागरिक इन चीजों को फॉलो करे, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को भी हेल्प हो, नॉट जस्ट साइबर क्राइम, इन जनरल। इन जनरल हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक से, पहले तो कि पब्लिक हो हल्ला मत करे, इन द सेंस कि डिसेंट रहे, अपना काम अच्छे से करते रहे, सोसाइटी में एक पीस हो। तो पीस मेंटेन करने के लिए पब्लिक का ही मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आप शांत हैं, आप अच्छे से हैं, तो सब चीज शांत है, पहला बात तो। दूसरा बात, हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि अगर कुछ ऐसा आपको कुछ भी संदेह चीज ऐसा लगे अगर आपके आसपास, तो वो हमको आके आप बताएं, क्योंकि हमारे जो कान नाक होते हैं वो सब यही होते हैं कि हमको अगर कोई कहीं से इंटेलिजेंस से खबर मिलती है या कोई आम जनता से मिलती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। हम पब्लिक से एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ भी आपको अगर संदेह लग रहा है या किसी भी चीज पे ऐसा हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे तुरंत उसकी सूचना दें। और तीसरा बात ये है कि कम्युनिटी पुलिसिंग में तो हम पब्लिक के साथ मिल के काम करते हैं, तो आप भी पुलिस के साथ मिल के करिए। जैसे मैं जगदलपुर में ही देखा था कि हमारी पुलिसिंग में भी ऐसा था कि शहर के सब वर्ग के लोग हमारे से व्हाट्सएप में कनेक्टेड थे। तो अगर कुछ भी ऐसा होता था तो तुरंत, जैसे अगर कोई गाड़ी अगर कहीं किसी की चोरी हो गई या कहीं, तो तुरंत वो ग्रुप में सर्कुलेट हो जाता था कि कहीं पे देखें तो मतलब ये चीजें जैसे टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट की है तो उस तरीके से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो इस तरीके से पब्लिक का रोल रहता है। पुलिस थाने को आप डर का प्लेस मत समझिए या कुछ ऐसा प्लेस मत समझिए जिसमें हमको नहीं जाना है। आप बिल्कुल जाना है और वहां जाके आपको लोगों से मिलना भी है और पूछना भी है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या है। तो थोड़ा सा लोग जब देखते हैं क्राइम रेट भी कम होता है और समाज में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो चीजें अच्छे से होने लगती हैं। जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि पब्लिक को अवेयर होना जरूरी है, पब्लिक का रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक क्वेश्चन जो हमेशा दिमाग में आता है वो ये है कि जैसे हमारा एज ग्रुप है, हम लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं अभी, ओके, क्योंकि हमारा डे टू डे वर्क है। और जिनका डे टू डे वर्क नहीं है वो भी इस एज ग्रुप में कनेक्टेड होंगे ही, मोस्ट प्रोबेबली उनको तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है उन लोगों के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेट होना बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए। और बहुत लोग इनको टारगेट इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है इजीली ये कट हो सकता है और हाँ इनके साथ में इजीली फ्रॉड हो सकता है। हाँ हाँ। उन लोगों के लिए अगर आप कुछ एडवाइस दे पाए कि उनको कैसे अपने आप को अपडेट करना चाहिए। उनको ये है कि वैसे तो ओल्ड जनरेशन वाले टेक्नोलॉजी से तो थोड़े से मतलब उतना क्लोज नहीं है, फिर भी आज के जनरेशन में तो हमारे पापा के जनरेशन को देख लो तो वो भी सब इतने मोबाइल से अभी जुड़ गए हैं कि सारी चीजें पता रहती हैं। फिर भी और उनसे भी थोड़े ऊपर अगर आप देखें तो थोड़े से दूर रहते हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर इस प्रकार का हो रहा है तो उनको
डे टू डे न्यूज़पेपर वगैरह में ये सारी चीजें पढ़ते रहना चाहिए, ताकि उनको खुद को अवेयर हो सके कि ये सब चीजें आप इसके शिकार ना बने, और अपने बच्चों से या किसी भी आम नागरिक से या फिर अगर आप उनसे ना हैं तो कम से कम हमसे, पुलिस से आके आप एक बार सलाह ले लें कि क्या है क्या नहीं है, या अगर आप कभी इस चीज के शिकार हो गए हैं तो तुरंत डरना नहीं है कि ऐसा हो गया तो अब क्या करूं, तुरंत आप पुलिस में इन्फॉर्म करिए, आप इससे सुरक्षित रहेंगे। हाँ सही है। तो अच्छा, अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब मुझे नहीं पता अगर ऐसा कुछ ऑलरेडी हो रहा है इस कंट्री में या नहीं, कि हम लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान इन चीज से कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है, मोबाइल से कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी से थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है, लेकिन फ्रॉड से कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसी कुछ कैंपेनिंग या कुछ ऐसा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है उन लोगों के लिए, ताकि वो अवेयर हो पाए। होता है लगातार, जैसे साइबर की हो या कोई भी क्राइम से रिलेटेड हो, नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड हो, इतनी सारी अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक से रिलेटेड हो, सारी अवेयरनेस कैंपेन लगातार थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। आप सिटीज में भी देखेंगे तो बीच बीच में कहीं कहीं पोस्टर्स हो गया, चाहे नशाबंदी हो चाहे कुछ भी हो, वो आप पोस्टर्स के माध्यम से, कुछ कुछ रैली के माध्यम से, ऐसा कुछ ना कुछ थ्रू आउट द ईयर हम लोग पुलिसिंग में करते रहते हैं, ताकि ये ग्राउंड लेवल पे हर एज जनरेशन, चाहे बच्चे हों, चाहे हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, हम जैसे बड़े-बड़े जैसे सभाएं वगैरह या कुछ बीच चौक वगैरह में अपन ऑर्गेनाइज कराते हैं प्रोग्राम, ताकि जो ओल्डर जनरेशन है वो भी देख सके इस चीजों को और अवेयरनेस हो पाए। लोगों को एटलीस्ट इन सब चीजों से तो अवेयर होना ही पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा। हम किसी को बता सकते हैं कि आपको खाना कैसे खाना है, लेकिन उनको खाना खिला नहीं सकते। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर दिस पॉडकास्ट। हमें अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, सो थैंक्स अ लॉट। आपने जो जानकारी दी, जितनी अच्छी नॉलेज हमें मिली नक्सलिज्म के बारे में, पुलिसिंग के बारे में, एक डीएसपी क्या काम करता है, तो वो कई लोगों को हेल्प करेगी। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो कि जब लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म से नहीं घिरा हुआ है, तो उनकी छत्तीसगढ़ की छवि बदलेगी। एंड हाँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तुम दोनों, भावेश अंकित, दोनों को मेरे तरफ से भी थैंक यू। A huge thank you to Mr. Vivek to take out time for this podcast. हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस एपिसोड के जरिए छत्तीसगढ़, नक्सलिज्म, साइबर क्राइम और बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिली। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएं, तो प्लीज डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।